नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक कह सकते हैं काफी गूढ़ पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये है जन्म कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना। हमारे पास इस पर एक लेख है जो बताता है कि कैसे ये योग मतलब एक तरह से आंतरिक बदलाव और आध्यात्मिक सफर का एक बड़ा जरिया बन सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा संयोजन है। तो चलिए फिर इसकी तह तक जाते हैं, समझते हैं इसे। 12वां घर, जैसा कि हम जानते हैं, पारंपरिक रूप से मुक्ति, आत्मनिरीक्षण और अवचेतन मन से जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। और जब इसमें चंद्रमा की जो भावनात्मक गहराई है और केतु का वो आध्यात्मिक वैराग्य है, वो मिलते हैं, तो एक बहुत ही अनोखी सी स्थिति बनती है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के इमोशनल और स्पिरिचुअल जीवन पर मतलब काफी गहरा असर डालता है। उन्हें एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी और शायद आंतरिक शांति की तरफ ले जाता है। सही कहा। अच्छा, तो पहले सिर्फ चंद्रमा को देखें। अगर वो अकेले 12वें घर में हो, लेख कहता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील और सहज ज्ञानी होता है, इंट्यूटिव जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो अक्सर छिपी हुई भावनाओं को, ऊर्जाओं को महसूस कर लेते हैं। और ये चीज उन्हें कई बार रहस्यमयी या मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों की तरफ खींचती है। 12वां घर सपनों से, अनदेखी दुनिया से भी जुड़ा है ना, तो ऐसे लोगों को सपने बहुत आते हैं, अक्सर काफी विविड। अच्छा। और हाँ, उनमें इंट्यूटिव या कह लें साइकिक क्षमताएं भी हो सकती हैं। और एक और बात, उन्हें एकांत बहुत पसंद होता है, उसकी जरूरत महसूस होती है। दिलचस्प है। अब केतु की बात करें। 12वें घर में केतु, ये तो आध्यात्मिक वैराग्य और कार्मिक मुक्ति की एक तीव्र इच्छा लाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। केतु यहाँ भौतिक संसार से एक तरह का अलगाव, एक डिटैचमेंट देता है। ध्यान ज्यादातर उच्च आध्यात्मिक सत्यों पर रहता है। मतलब सांसारिक सफलता में ज्यादा रुचि नहीं रहती होगी। होता है। ये स्थान मोक्ष यानी मुक्ति की ओर भी इशारा करता है। और हाँ, रहस्यवाद, ज्योतिष, इन सब गूढ़ विषयों में रुचि भी बढ़ाता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। लेख में भावनात्मक अलगाव जैसी बात का जिक्र है। हाँ, वो है। देखिए, केतु वैराग्य तो देता है, लेकिन कभी-कभी ये भावनात्मक दूरी भी पैदा कर सकता है। व्यक्ति दूसरों से कटा हुआ सा महसूस कर सकता है, तो यहाँ संतुलन साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर वो क्षण जब चंद्रमा और केतु एक साथ आ जाते हैं 12वें घर में, ये भावनाओं और वैराग्य का अजीब सा मिश्रा कैसे काम करता है? ये तो एक तरह से विरोधाभासी लगता है। यही तो इसकी खूबी है। ये संयोजन जो है वो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ को कई गुना मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा। व्यक्ति भौतिक दुनिया के परे की जो ऊर्जाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। लेकिन साथ ही उन भावनाओं से एक दूरी, एक साक्षी भाव भी बना रहता है। तो मतलब महसूस भी करना और उससे जुड़ना भी नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और ये गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए, भावनात्मक उपचार के लिए एक रास्ता खोलता है। संभव है कि पिछले जन्मों के जो ट्रॉमा है, उन्हें हल करने में भी मदद मिले। और जैसा पहले कहा, मुक्ति की तीव्र इच्छा और एकांत की जरूरत वो भी बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर मुश्किलें क्या हैं, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर लेख किन बातों पर जोर देता है? देखिए, मुख्य चुनौतियां जो हैं वो है, एक तो बहुत ज्यादा भावनात्मक अलगाव, इससे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा है पलायनवाद, मतलब दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भागने की एक प्रवृत्ति आ सकती है। अच्छा, रियलिटी से बचना। हाँ, और तीसरा अपनी जो आध्यात्मिक समझ है उसे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ इंटीग्रेट करने में, तालमेल बिठाने में कठिनाई। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना वो बहुत जरूरी हो जाता है। लेख में भगवत गीता का भी जिक्र है। अध्याय 6 श्लोक 5 कहता है कि मन मित्र भी है और शत्रु भी। ये यहाँ कैसे लागू होता है? ये मन की ताकत पर जोर देता है। इस संयोजन वाले लोगों के लिए अपने मन को कंट्रोल करना, उसे साधना, भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहने से रोकना, ये बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी इंट्यूशन और आध्यात्मिक क्षमता का सही इस्तेमाल कर सके। तभी मन मित्र बनता है, वरना वो कंफ्यूज कर सकता है, भटका सकता है। सही बात है। और एक और श्लोक का जिक्र है, अध्याय 2 श्लोक 66। हाँ, वो श्लोक कहता है कि जिसका मन परमात्मा से या कह लें परम सत्य से जुड़ा नहीं है, उसमें न तो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, न ही मन स्थिर होता है। और स्थिर मन के बिना शांति नहीं मिल सकती। और शांति के बिना सुख कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो ये इस संयोजन वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक अनुशासित मन के महत्व को बताता है। उनकी आंतरिक शांति जो उनकी जीवन यात्रा का एक तरह से
केंद्र बिंदु है वो इसी से मिलती है। तो संक्षेप में कहें, 12वें घर में चंद्रमा और केतु का योग एक गहरी परिवर्तनकारी यात्रा का संकेत है, खुद को खोजने की, भावनात्मक उपचार की और मुक्ति की ओर बढ़ने की। हाँ, और ये गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि भी दे सकता है। लेकिन जैसा हमने बात की, संतुलन साधना बहुत जरूरी है हम्म, ताकि वो व्यक्ति अलगाव या पलायनवाद में ना खो जाए। बिल्कुल। आत्मनिरीक्षण, वैराग्य और सजगता, इन सब चीजों को जीवन में ठीक से उतारकर इस योग वाले लोग अपनी जो पूरी आध्यात्मिक क्षमता है उसे अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हम्म, जिनकी कुंडली में ये योग है, वो अपनी इस गहरी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया की जो व्यावहारिक जरूरतें हैं, उनके बीच एक स्वस्थ पुल, एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से दुनिया से जुड़े हुए भी महसूस करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी जी सकें।